हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड एल्कोहल में पिछले टर्न में उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में देखा, कुछ उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा और अब हम उनकी रिएक्शंस को और आगे देखते हैं। आज हम एल्कोहल की अदर रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज़ ईथर फॉर्मेशन, जिसे हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और फर्स्ट स्टेप में क्या बनाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड नेक्स्ट स्टेप में मेथिल आयोडाइड या एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा। यहाँ ईथर में एक एल्किल ग्रुप एल्कोहल से आ रहा है और एक एल्किल ग्रुप जो हमने एल्किल हैलाइड लिया है उससे आ रहा है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे कि एल्कोहल पहले सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है, ये एल्कोक्साइड फिर फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ईथर बनाता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण यानी एल्कोहल ग्रुप का, एल्कोहल जो है ROH, इसमें OH ग्रुप का एसिटिलीकरण यानी कि एसिटाइलेशन होना। इसके लिए हम कुछ एसिटाइलेटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। तो जैसा कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं, एल्कोहल जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, एस्टर बन रहा है, यानी कि OH ग्रुप का क्या हो गया है, एसिटिलीकरण हो गया है। OH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल ग्रुप। इसी प्रकार जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की, तो भी हमें एस्टर मिल रहा है, दैट मीन्स OH ग्रुप इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एसिटिल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। यानी एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड दोनों ही एल्कोहल के लिए एसिटाइलेटिंग एजेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट्स। सल्फोनेट्स के फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड RSO2Cl, इसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्कोहल के साथ। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी एल्कोहल की एसिडिक रिएक्शन को शो करती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी एल्कोहल में OH बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, RSO2Cl के क्लोराइड के साथ HCl के रूप में निकल जाएगी और यहाँ बनता है एल्किल सल्फोनेट यानी RSO2OR-। ये जो तीनों रिएक्शन है, ईथर फॉर्मेशन, एसिटाइलीकरण और फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेट, ये तीनों ही रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये एल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि ये तीनों ही अभिक्रियाओं में, ईथर फॉर्मेशन में, एसिटिलीकरण में, सल्फोनेट्स के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, न कि कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड। That's why these reactions shows the acidic nature of the alcohol. Now next reaction is reaction of alcohol with hydrogen halide यानी HX। HX के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी कि एल्कोहल का OH और हाइड्रोजन हैलाइड की हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा और क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ROH जब HX के साथ रिएक्शन कर रहा है तो OH ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड बाय X ग्रुप, यानी OH माइनस इज सब्सटीट्यूटेड बाय X माइनस, one nucleophile is substituted by another nucleophile. So this reaction is nucleophilic substitution रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड की इस रिएक्शन के प्रति जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हैलाइड इसके प्रति एक्टिव होता है, उसके बाद में
HBr, उसके बाद में HCl। क्या कारण है इसका? क्योंकि यहाँ पर हैलाइड एक लीविंग ग्रुप है। इस रिएक्शन में हैलाइड क्या है? लीविंग ग्रुप नहीं है। HX में H और X के बीच का बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। और हम जानते हैं कि आयोडाइड आयन का जो साइज़ है ब्रोमाइड से ज़्यादा बड़ा है, इसी प्रकार ब्रोमाइड का साइज़ जो है क्लोराइड से ज़्यादा बड़ा साइज़ का जो आयन होता है वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक कर देता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए HX बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा इन केस ऑफ HI, उसके बाद में HBr में, उसके बाद में HCl में। एल्कोहल्स में इस रिएक्शन की के प्रति जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है टर्शरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिव है, और इसी देन सेकेंडरी एल्कोहल, और सबसे लेस रिएक्टिव प्राइमरी एल्कोहल है। टर्शरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है इस रिएक्शन के लिए क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और टर्शरी अल्कोहल जो है इसमें OH ग्रुप आसानी से निकल जाता, C और OH के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इसके बाद बनने वाला टर्शरी कार्बोकेटायन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये कारण है कि टर्शरी अल्कोहल जो है ज़्यादा तेज़ी से यह रिएक्शन देते हैं। इसी में हम देखते हैं अल्कोहल की जो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन है, इनके बारे में हम डीपली थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनमें टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो SN1 मैकेनिज़्म के द्वारा ये अभिक्रिया देते हैं। अब SN1 मैकेनिज़्म क्या है? SN1 का मतलब ये है SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 क्यों लगाया है? 1 इज़ यूनिमोलिकुलर, तो हम पूरी तरीके से इसको कह सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर इसलिए कहते हैं इस रिएक्शन को क्योंकि इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल अल्कोहल के एक सिंगल मॉलिक्यूल अल्कोहल के मॉलिक्यूल पर ही के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। इट डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन न्यूक्लियोफाइल और रिएजेंट। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज़्म 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो HCl, मान लीजिए HCl के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, फास्टली रिएक्शन होगी, HCl का H+ OH पर जुड़ेगा और प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल हमें मिलता है। Cl- यहाँ से निकल गया। इस प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल से क्या होगा? H2O निकल जाता है और टर्शरी कार्बोकेटायन हमें प्राप्त होता है। और हम सब जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन इज़ स्टेबल कार्बोकेटायन देन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस टर्शरी कार्बोकेटायन पर अटैक करता है और ये प्रोडक्ट जो है एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है SN2 मैकेनिज़्म। SN2 मैकेनिज़्म में क्या है कि यह रिएक्शन जो है मेथिल अल्कोहल के द्वारा दी जाती है, यानी प्राइमरी अल्कोहल जो है जनरली SN2 रिएक्शन देते हैं। यह रिएक्शन यानी SN2 का मतलब है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्कोहल की कंसंट्रेशन के साथ साथ जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। और यह रिएक्शन एक स्टेप में होती है, यानी यहाँ पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और पुराने न्यूक्लियोफाइल का निकलना, ये दोनों जो रिएक्शंस है वो साइमल्टेनियसली होती हैं, यानी कि OH बॉन्ड की ब्रेकिंग और RX बॉन्ड की मेकिंग, ये दोनों साथ होती हैं इसमें। तो हम देख सकते हैं जब HX के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले वही प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल बनेगा। इस प्रोटोनाइज्ड अल्कोहल पर क्या होगा? X- यानी कि हैलाइड आयन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बैक साइड से, और क्या होगा?
ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि फर्स्टली इसमें R और OH के बीच का बॉन्ड टूट करके एल्किल हैलाइड बन जाता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इज विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और चूँकि PCl3 3 हैलाइड आयन है, तीनों इसके साथ रिएक्ट करेंगे और 3 मॉलिक्यूल्स के OH आयन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे Cl- आयन के द्वारा और एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, यानी एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की मेथड्स हैं ये। इसी प्रकार एल्कोहल की रिएक्शन अगर थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ कराएंगे तो भी हमें एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, एल्कोहल की रिएक्शन एल्यूमिना या H2SO4 की प्रेजेंस में इसको क्या किया जाता है, एल्यूमिना की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। तो क्या होगा, जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है उससे OH और पड़ोसी कार्बन से एक हाइड्रोजन H2O के रूप में रिमूव हो जाती है और दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, यानी हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम अगर इसकी एल्कोहल की रिएक्शन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20% H2SO4 के साथ कराते हैं तो भी हमें एल्कीन प्राप्त होती है, यानी निर्जलीकरण हो जाता है मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। वे एल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप यानी कि ये जो सेकेंडरी टाइप एल्कोहलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। यानी ये ध्यान रखना है हमें, केवल कौन से एल्कोहल देंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिनमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो यानी हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा, इथेनॉल से बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा सबसे पहले नवजात क्लोरीन के प्रेजेंस में और ये बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड में। जैसे कि हमने यहाँ लिया है क्या, इथेनॉल लिया है तो एसिटैल्डिहाइड बन जाएगा। फिर उसकी फर्दर फिर से हेलोजन के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो CHO ग्रुप से जुड़े CH3 ग्रुप की तीनों हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और CCl3CHO यानी कि क्लोरल इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिएगा। CCl3CHO यानी क्लोरल का निर्माण होता है। इस क्लोरल की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो बनता है क्लोरोफॉर्म और जो दूसरा CHO ग्रुप है वो किसके रूप में निकल जाता है, HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट के रूप में निकल जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है इसमें कि इथेनॉल जो है सबसे पहले नवजात क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा किसमें, एसिटैल्डिहाइड में। फिर इसका फर्दर फिर हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी और CHO ग्रुप से जस्ट अटैच्ड कार्बन यानी अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी और फिर जब इसकी हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्लोरोफॉर्म। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में विभेद हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एक मेथड्स हैं जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन टेस्ट। यानी कि
ऑक्सीडेशन करवा करके हम इन तीनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप फर्स्ट देखिए, आप प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करवाते हैं, 2 कार्बन का हमने अल्कोहल लिया है प्राइमरी अल्कोहल, तो क्या मिलता है, और फर्स्ट स्टेप में अगर ऑक्सीडाइज कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। फिर उसका अगेन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें 2 कार्बन का ही एसिड मिलता है। यानी जितने कार्बन का आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं अल्कोहल, उतना ही आप कार्बन का आपको एसिड मिलता है। पर ध्यान ये देना है कि फर्स्ट स्टेप में हमें एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का फर्दर फिर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एसिड मिलता है। अब है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें कीटोन मिलता है, जबकि प्राइमरी में क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड। कीटोन मिलता है, कीटोन का फर्दर फिर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें 1 कार्बन कम वाला एसिड मिलता है। ये ध्यान रखना है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाने पर 1 कार्बन कम वाला एसिड प्राप्त होता है। नाउ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर भी हमें कीटोन मिलता है, लेकिन यह कीटोन 1 कार्बन कम वाला मिलता है। मतलब यहाँ कीटोन के समय ही, जब टर्शरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, उसी दौरान 1 कार्बन की कमी हो जाती है। फिर कीटोन का फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अगेन हमें 1 कार्बन कम वाला एसिड मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1-2 एग्जाम्पल्स से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट यानी कि विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण के द्वारा भी हम तीनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो एल्डिहाइड हमें मिलता है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया, क्योंकि टेस्ट जो है वो क्या है, डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट। यानी प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराने पर हमें एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी का डिहाइड्रोजनेशन करवाने पर हमें कीटोन प्राप्त होता है, और टर्शरी का डिहाइड्रोजनेशन करवाने पर हमें, याद रखिएगा, एल्कीन प्राप्त होती है। तो डिहाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बट तीनों अल्कोहल के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट दिए जाते हैं। प्राइमरी एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी कीटोन देता है, टर्शरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर एल्कीन देता है।